हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर पर रहकर स्टडी कर रहे होंगे। आप सभी को पता है बच्चों के हरियाणा के अंदर जो पेंडेमिक की सिचुएशन है वो थोड़ा सा एडवर्स पोजीशन की तरफ बढ़ रही है, जिसके चलते गवर्नमेंट ने आप लोगों का जो लॉकडाउन का ड्यूरेशन है वो 12 से बढ़ाकर 19 तारीख तक जो है वो बढ़ा दिया है। एक हफ्ते का जो टाइम एक्सटेंड हुआ है, उस एक हफ्ते के टाइम एक्सटेंडेशन के चलते आप लोगों की क्लासेस में जो बदलाव हुए हैं वो आप लोगों को ऑलरेडी जो है बता दिए गए हैं। ठीक है, और आज हम अपना जो फर्दर टॉपिक है कोपेन का क्लासिफिकेशन है सी टाइप यानी सी समूह से जुड़ा हुआ, उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि सी समूह किस कटिबंध से जुड़ा हुआ है? शीतोष्ण कटिबंध। और शीतोष्ण कटिबंध कहाँ पर विद्यमान है, कहाँ पर पाए जाते हैं? वो है मध्य अक्षांशीय क्षेत्र। तो जो सी टाइप की जलवायु है वो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र के शीतोष्ण विशेषताओं को धारण किए होगी। शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र आप लोगों को पता है 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तर व दक्षिण जो है वो पाया जाता है। यहाँ पर पछुआ पवनों का प्रभाव जो है वो सबसे ज़्यादा देखा जाता है। पछुआ पवनों की दिशा अमूमन पश्चिम से पूर्व मानी जाती है। तो पश्चिम से पूर्व जब ये पवनें चलती हैं तो पश्चिमी क्षेत्र पर वर्षा की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखती हैं। जैसे जैसे ये पूर्व की तरफ आगे बढ़ती हैं, इनके जो जलवाष्प धारण करने की क्षमता है वो कम होती चली जाती है, जलवाष्प की मात्रा कम होती चली जाती है, वर्षा जो है वो कम होती चली जाती है। क्योंकि ये पछुआ पवनों का प्रभाव क्षेत्र है और उष्ण कटिबंध से उत्तर या दक्षिण में स्थित है, तो जिसके चलते तापमान उष्ण कटिबंध के मुकाबले यहाँ पर थोड़े से अमूमन आप देखते हैं कि वो कम पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंध की ये जो दो मेजर विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं के आधार पर हम जानते हैं कि इन्हें आगे फर्दर कई हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया गया है। क्योंकि शीतोष्ण कटिबंध उष्ण कटिबंध के मुकाबले कम तापमान को धारण कर रखता है, इसलिए यहाँ पर जो जलवायु है वो थोड़ी सी माइल्ड मिलती है। तापमान यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं होते, एवरेज औसत जो तापमान है वो बने रहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो अगले सब पार्ट हैं यानी कि शीतोष्ण कटिबंध की जो जलवायु समूह है सी टाइप, उसके जो आगे पार्ट हैं उसमें कुछ एक मिस्टेक्स हैं बच्चों। यहाँ पर सी और कैपिटल W लिखा हुआ है, जबकि ये सी स्मॉल w और a है। स्मॉल w का मतलब हम जानते हैं जहां पर सर्दियों में मौसम जो है वो कैसा रहे, शुष्क रहे। ठीक है, फिर CS है, S का मतलब है हमारा वो क्षेत्र जहां पर गर्मियां शुष्क हो, यानी जहां पर समर में आपको रेनफॉल जो है वो ना प्राप्त हो, यानी समर में रेनफॉल की मात्रा कम हो, जितनी भी वर्षा हो वो कब हो, सर्दियों की ऋतु में। राइट, फिर है CFA। F का मतलब हम जानते हैं क्या है, जहां पर फुल ईयर यानी सारा साल जो है वो वर्षा प्राप्त होती रहे। यहां पर ये गलत लिखा हुआ है बच्चों, इसका भी क्या है C स्मॉल b और F। ठीक है, CFB, ये मैंने वही रिपीट कर दिया बेसिकली जो नहीं होना है। यहाँ पे क्या है अगला, C स्मॉल f और b। स्मॉल f का मतलब वही जहां पर सारा साल वर्षा हो, और b का मतलब है जो तापमान है वो a क्षेत्र के मुकाबले थोड़ा कम हो, सामान्य हो। क्योंकि हमने देखा था कि a, b, c और d ये जब स्मॉल अल्फाबेट में लिखे जाते हैं तो a से d की तरफ जाते हुए जो तापमान की तीव्रता है, तापमान की इंटेंसिटी है वो कम होती चली जाती है। यानी कि जो a क्षेत्र है वहां पर तापमान थोड़े ऊंचे होंगे, b में तापमान a के मुकाबले कम, C में तापमान B के मुकाबले कम, और D प्लेस पे तापमान C के मुकाबले थोड़े से कम जो है वो नोट किए जाएंगे। तो ये है इसके सब पार्ट। इन सब पार्ट्स को हम एक एक करके आगे डिफाइन करेंगे, एक एक करके इनको आगे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फिर वही जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो मिसप्रिंट हुआ है वो ये है CW और स्मॉल a। C का मतलब है शीतोष्ण कटिबंध, W का मतलब है जहाँ पर सर्दियों में वर्षा ना हो, और A का मतलब है तापमान थोड़े से ऊंचे हो इन कंपैरिजन ऑफ नियर बाय प्लेसेस। ठीक है, तो CA यानी आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु स्थिति अमूमन ये मैंने आपको बताया कि 23.5 डिग्री उत्तर व दक्षिण से ध्रुवों की ओर, क्योंकि हमारा शीतोष्ण कटिबंध भी 23.5 डिग्री उत्तर व दक्षिण से ध्रुवों की ओर 66.5 डिग्री उत्तर व दक्षिण के बीच में फैला हुआ है। और ये अमूमन किस प्रकार की जलवायु है, मैदानी क्षेत्र। और मैदान जो है वो महाद्वीप के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं, जैसे दक्षिणी चीन सागर के आंतरिक मैदान। अब दक्षिणी चीन सागर अपने आप में वर्षा जो है वो ज़्यादा प्राप्त करता है, परंतु जैसे जैसे आप दक्षिणी चीन सागर से महाद्वीप के आंतरिक भागों की तरफ प्रवेश करोगे, वर्षा की मात्रा जो है वो कहीं ना कहीं कम होती चली जाती है।
और ऐसा सिचुएशन क्रिएट होती है कि जहाँ पर सर्दियों में वर्षा नहीं होती। तो जलवायु की विशेषताएं, यहाँ पर जलवायु गर्मियों में उष्ण व सर्दियों में कैसी होती है, शुष्क होती है। उष्ण के साथ साथ आप यहाँ पर आर्द्र शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो गर्मियाँ हैं वो आर्द्र जलवायु में पाई जाती हैं और जो सर्दियाँ हैं वो शुष्क होती हैं, क्योंकि इसके साथ ए जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पर तापमान जो है वो थोड़े से ऊंचे पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 23.5 डिग्री के बिल्कुल साथ लगता हुआ क्षेत्र है। ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टूड करनी है कि ये है अगर हमारी 23.5 डिग्री, ठीक है। अगर हम नॉर्थ के बारे में बात करते हैं तो ये है हमारा 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और यहाँ पर अगर मैं मान के चलूँ 66.5 डिग्री उत्तर, तो 66.5 डिग्री उत्तर ये वो क्षेत्र हैं जो इस रेखा के ऑलमोस्ट पास पास हैं, ठीक है, इस रेखा के ऑलमोस्ट पास है, क्योंकि ये पछुआ पवनों का प्रभाव उत्तरी भाग में है, यहाँ पर पूर्वा पवनों का प्रभाव है। तो यहाँ पर जो आंतरिक भाग है वहाँ पर वर्षा जो है वो सर्दियों में नहीं होती है। कभी कभार चक्रवात की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वर्षा प्राप्त हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो C, W और A लिखा गया है, A का मतलब यही है क्योंकि ये उष्ण कटिबंध के क्षेत्र के बिल्कुल समीप वाले क्षेत्र हैं, इसलिए A का मतलब जो तापमान है यहाँ पर थोड़ा सा ऊंचा जो है वो पाया जाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ है, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं है, इसमें आपको काफ़ी इजी से समझ में आ जाएगा। और यह जलवायु जो है वो AW यानी उष्ण कटिबंध आर्द्र शुष्क और जलवायु जैसी है। जैसे हमारी A में थी, A उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र था, C शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, वहां भी W का मतलब विंटर जो है वो ड्राई रह जाता है, यहाँ पर विंटर जो है वो ड्राई रह जाता है। इसमें जो सर्दियां हैं वो तापमान जो है वो क्वेश्चन यानी थोड़ा माइल्ड मिलता है, थोड़ा सा यहाँ पर अदर इन कंपैरिजन ऑफ उष्ण कटिबंध AW के मुकाबले थोड़ा सा कम मिलता है। दूसरा है CS। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक रीजन है, इसको आप हमेशा अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इसका संबंध भारत के साथ भी है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप डायरेक्टली यहाँ से हम प्राप्त करते हैं, इनके बेनिफिट्स हम जो है वो डिर्मली या नॉर्मली जो है वो नोटिफाई करते हैं। स्थिति भूमध्य सागर पृथ्वी के ऑलमोस्ट ये माना जाता है कि भूमि के मध्य बिल्कुल जो भाग है सागर है उसे भूमध्य सागर कहते हैं, और भूमध्य सागर की जो एक पोजीशनिंग है वो अफ्रीका यूरोप के जो है वो बीच में पड़ती है। एशिया का कुछ भाग भी यहाँ पर संपर्क स्थापित करने में कामयाब रह जाता है। तो ये जो भूमध्य सागर है ना, ये 3 महाद्वीपों के मध्य में स्थित है, यूरोप, अफ्रीका और एशिया। और यहाँ की जो विशेषताएं हैं वो सबसे खास बात यह है कि ये लैंडलॉक्ड है, ठीक है, ये लैंडलॉक्ड है। यहाँ पर जो है महाद्वीपीय जलवायु का जो प्रभाव है वो ज़्यादा देखने को मिलता है इन कंपैरिजन ऑफ कोस्टल एरियाज, यानी तटीय क्षेत्र की जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पर नहीं लागू होती हैं। ये बिल्कुल एक पृथ्वी के ऑलमोस्ट सेंटर के भाग में पाया जाता है, तो इसे भूमध्य सागर की जो विशेषताएं हैं वो थोड़ी सी अलग हैं। यह जलवायु क्षेत्र भूमध्य यानी चारों ओर से दोनों गोलार्धों से उष्ण कटिबंध में है, यानी भूमध्य सागर चारों ओर कहाँ पर है, पृथ्वी के बिल्कुल दोनों गोलार्धों के ऑलमोस्ट बीच में है। और इसका जो विस्तार है वो 30 से 40 डिग्री के बीच में है, क्योंकि 30 से 40 डिग्री मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है, इसलिए शीतोष्ण कटिबंध में ये पाया जाता है, ठीक है। अक्षांशों के बीच महाद्वीप के पश्चिम तट के साथ साथ जो है ये पाया जाता है। भूमध्य सागर जो है वो अंडमान सागर के साथ जो है वो जुड़ता भी है, लेकिन फिर भी इसका जो प्रभाव है वो महाद्वीपीय विशेषताएं थोड़ा ज़्यादा धारण करता है। क्षेत्र भूमध्य सागर के तटवर्तीय क्षेत्र यानी जो कैलिफोर्निया, ये देखिए बच्चों थोड़ा सा इस चीज़ को समझना, भूमध्य सागर अलग है, भूमध्य सागरीय जलवायु अलग है। भूमध्य सागरीय जलवायु यानी वो सभी भाग जो महाद्वीप के आंतरिक भागों में होंगे और जिसका थोड़ा सा तटवर्ती प्रभाव भी देखा जाएगा, वो सभी भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में आएंगे। जैसे कि भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्र, एक तो भाग ये है जहाँ पर ये जलवायु पाई जाती है। दूसरा मध्य कैलिफोर्निया की खाड़ी जो है वो प्रशांत महासागर में पड़ती है और उसका प्रभाव आंतरिक होने के साथ साथ तटीय भी है। मध्य चिली, देखिए यहाँ पे मध्य लिखा हुआ है, यानी ये महाद्वीपों के जो स्थल भाग है उसका मध्य भाग है, लेकिन यहाँ पर विशेषताएं जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित रहती हैं। अच्छा, दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी भाग, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग और इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी न्यूजीलैंड व अन्य जो द्वीप हैं वहाँ पर ये जलवायु जो है वो पाई जाती है। इसके बारे में जलवायु की जो विशेषताएं हैं ये है बच्चों भूमध्य सागर, यानी जो भूमि के बिल्कुल मध्य में पड़ता है। यहाँ पर तीनों महाद्वीपों का आपस में एक प्रकार से मिलन भी देखा जाता है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, और ये भूमध्य सागर है। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैंने बताया कि अंड महासागर के प्रभाव क्षेत्र में है,
और इस प्रकार ये जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो भूमध्य सागरीय जलवायु है वो भी किस में, हिंद महासागर के प्रभाव क्षेत्र में है। यह है हमारा चिली, दक्षिण अमेरिका का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, और यहाँ पर भी आंतरिक भाग है लेकिन फिर भी महाद्वीपीय विशेषताओं के साथ थोड़ा प्रशांत महासागर का जो ओशन और पैसिफिक ओशन है उसका प्रभाव भी देखा जाता है। यहाँ पर है हमारी कैलिफोर्निया की खाड़ी। कैलिफोर्निया की खाड़ी में भी हम देखते हैं कि वो भूमि के मध्यवर्ती क्षेत्र के साथ साथ पैसिफिक ओशन और ख़ास तौर पे नॉर्थ पैसिफिक ओशन, ये साउथ पैसिफिक ओशन और ये इंडियन ओशन और ये आपका अटलांटिक ओशन जो है उसके प्रभाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आते हैं। बच्चों इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है ये पछुआ पवनों का प्रभाव क्षेत्र है, यानी यहाँ पर जो भी प्रभाव होता है वो पश्चिम से पूर्व की ओर आगे विस्थापित होता है। जब भूमध्य सागरीय क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न होते हैं जो कि शीत ऋतु में भारत में प्रवेश करते हैं, क्यों? क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले चक्रवात पछुआ पवनों के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व की ओर जो है वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भारत है, भारत के अंदर अमूमन उत्तर जो भारतीय क्षेत्र है, उत्तरी भारत है जो जिसको हम हिमालय या हिमाचल या उत्तराखंड या हरियाणा पंजाब का मैदानी क्षेत्र कहते हैं, वहाँ पर पछुआ पवनों के साथ बहकर उड़कर आए हुए चक्रवात जो हैं वो सर्दियों की ऋतु में वर्षा प्राप्त करते हैं, प्रदान करते हैं। क्योंकि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर वर्षा जो है वो कब होती है? सर्दियों के मौसम में। ठीक है, तो यह है CS। अमूमन जो समर जो है वो ड्राई है। CS का मतलब यही हुआ ना, S का मतलब ड्राई। कौन सा मौसम ड्राई है? समर जो है वो ड्राई है। और वर्षा कब होगी? विंटर में। जब वर्षा विंटर में होती है तो वो पछुआ पवनों के प्रभाव से इंडिया के अंदर चक्रवात के रूप में प्रवेश करती हैं। अभी रिसेंट में जो वर्षा आप लोग महसूस कर रहे हैं वो भी इसका एक प्रकार से उदाहरण है। जब हमारे मैदानी क्षेत्र में चक्रवात पहुंचते हैं तो वर्षा करते हैं, लेकिन जब ये हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में पहुंचते हैं तो हिमपात करते हैं, बर्फबारी करते हैं। तो इस जलवायु की विशेषताएं हम डिस्कस कर चुके हैं। इस जलवायु की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि ये सनमार्गी और पछुआ के संक्रमण क्षेत्र में है, क्योंकि 30 से 40 डिग्री मैंने बताया ना कि कोई रेखा नहीं है कि उष्णकटिबंध की जो पवनें हैं यानी सनमार्गी पवनें हैं वो 23.5 डिग्री चलेंगी। वो शिफ्टिंग ऑफ बेल्ट के चलते कई बार 23.5 से उत्तर में भी चलना शुरू कर देती हैं। और ऐसा नहीं है कि पछुआ पवनें जो हैं वो इससे बिल्कुल ऊपर चलती हैं। जब वो शिफ्टिंग साउथ की तरफ होता है ITCZ का, तब वो 23.5 डिग्री के समीप भी आ जाती हैं। ITCZ की शिफ्टिंग के चलते बच्चों जो हमारी मानसून पवनें या सनमार्गी पवनों का विस्थापन हम भूमध्य रेखा के दोनों तरफ देखते हैं, वही हमारा मुख्य तौर पर मानसून का एक रूप है। जो मानसून की हमारी डिवीज़न है सर, बेसिकली एक तरह से जो उसकी संकल्पना है जिसको हम एक ITCZ के साथ जोड़कर देखते हैं, उसके अंदर यही चीज़ समझाई है कि शिफ्टिंग ऑफ बेल्ट के चलते हमारा जो मानसून है वो आता जाता रहता है। बच्चों ये चीज़ आपको समझनी है कि मैंने कल भी एक चीज़ कही थी, जो संक्रमण क्षेत्र होता है वो सीधी रेखा नहीं होती है, एक बेल्ट होती है, एक बफर जोन होता है जिसके अंदर दोनों ही विशेषताओं के जो है दोनों के गुण या विशेषताएं जो है हम नोटिफाई करते हैं। तो ये संक्रमण क्षेत्र है जहाँ पर भूमध्य रेखीय क्षेत्र है या भूमध्य सागरीय क्षेत्र सॉरी। तो यहाँ पर सनमार्गी पवनों का प्रभाव भी है, उसके साथ साथ पछुआ पवनों का प्रभाव भी है। ठीक है, बहुत जनरलाइज सा टॉपिक है, इतना ज़्यादा आप लोगों को परेशान नहीं करेगा। ये आप लोगों को सिर्फ रिवाइज करते चलना है कि कहाँ पर कौन सी जलवायु है और दूसरी विशेषताएं क्या हैं इसकी एक बार वो भी हम थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अन्य विशेषताओं में जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है? ये शुष्क और उष्ण, ग्रीष्म और आर्द्र व मृदु शीतल ऋतु होती है। यानी यहाँ पर गर्मियाँ जो हैं थोड़ी सी ज़्यादा परेशान करती हैं क्योंकि शुष्क रहती हैं, और जो शीत ऋतु है वो थोड़ी सी आर्द्र होती है, मृदु होती है। ठीक है, गर्मियों में जो स्वच्छ आकाश है, चमकदार धूप के कारण तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, सर्दियों में जो तापमान है वो कम होते हैं। वार्षिक तापांतर भी जो है 10 का है, क्योंकि एक तरफ 25 है और एक तरफ 10 है, लगभग 15 से 10 डिग्री सेल्सियस का तापांतर जो है वो नोट किया जाता है। वर्षा की मात्रा जो है वो 100 सेंटीमीटर के आसपास जो है पाई जाती है। यहाँ पर जो पवनें हैं, जो शीत पवनें हैं, ठंडी पवनें हैं, जैसे सिरोको, खमसिन, मिस्ट्रल और बोरा, ये अमूमन इटली, फ्रांस और जो है एल्प्स पर्वत की सबसे ज़्यादा प्रभाव करने वाली लोकल विंड्स हैं। ठीक है, ये एल्प्स पर्वत के साथ जुड़ी हैं बच्चों, ये ध्यान रखना। एल्प्स पर्वत जो कि यूरोप का एक फोल्डेड माउंटेन के रूप में हम जानते हैं। हर कॉन्टिनेंट में एक एक दो हैं ऐसे जो फोल्डेड माउंटेन हैं, और उनके आगे की जो ब्रांचेस हैं उनके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन यहाँ पर नहीं करेंगे। बच्चों एक खास बात, जो वनस्पति इस भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पनपती है वो है खट्टे रस वाले छोटे छोटे पौधे,
जो जैसे कि आप नींबू इस्तेमाल करते हैं, किन्नू, संतरा, नारंगी, आंवला, ये सारे जितने भी खट्टे रस वाले फल हैं ये भूमध्य सागरीय जलवायु में सबसे अच्छी तरह जो है वो पनपते हैं। छोटे हैं, झाड़ियाँ हैं, अन्य क्षेत्र जो यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर उसके साथ साथ जो अगला क्षेत्र है वो है CFA। CFA का मतलब, C मतलब शीतोष्ण कटिबंध, F का मतलब है फुल ईयर रेनफॉल, A का मतलब है जो टेम्परेचर थोड़ा सा हायर रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा गर्म रहता है। ठीक है, एक तरफ CFA है, दूसरी तरफ CFB है। A के मुकाबले यानी जो अगला क्षेत्र होगा उसमें तापमान थोड़े माइल्ड होंगे, थोड़े पीसफुल होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि A का मतलब है तापमान ज्यादा होना, और ज्यादा तापमान हमेशा आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। तटवर्ती भागों के अंदर तापमान थोड़े माइल्ड होते हैं, थोड़े से मृदु होते हैं। तो CFA यानी कि शीतोष्ण कटिबंध का वो क्षेत्र जो कि सारा साल वर्षा प्राप्त करता है और तापमान भी ऊंचे धारण किए हुए हैं। तो इस जलवायु का जो मुख्य क्षेत्र है वो है चीन तुल्य जलवायु क्षेत्र। चीन तुल्य का मतलब ये चीन में नहीं पाई जाती है बच्चों, लेकिन चीन के अंदर जो जलवायु पाई जाती है वैसी ही विशेषताएं जब किसी दूसरी जगह पर मिलती हैं उसे हम चीन तुल्य यानी चीन के समान जलवायु पर जो है वो कहते हैं। जैसे मॉनसून तुल्य, मॉनसून तुल्य जलवायु सिर्फ भारत की जलवायु नहीं है, ये हमने डिस्कस किया है। मॉनसून जलवायु का जो विशेषताएं हैं वो आपको इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इन सारे क्षेत्रों में पाया जाता है। तो भारत अकेला मॉनसून के ऊपर अधिकार दिखाने वाला देश नहीं है। आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। ये जो छोटे छोटे शब्द होते हैं ना, इन्हें आप ब्रेक डाउन करके समझेंगे ना, आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। तुल्य का मतलब है उसके समान विशेषताओं वाला। तो चीन तुल्य जलवायु वो सभी जलवायु क्षेत्र जहां पर चीन के समान जलवायु पाई जाती है। ठीक है, अब चीन में जिस प्रकार की जलवायु पाई जाती है या चीन तुल्य क्षेत्र जहां पर जलवायु मिलती है, धारण किए हुए है, वो शीतोष्ण कटिबंध है। ये तो हम अच्छे से समझते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु जो है, इस प्रकार की जलवायु वो 25 से 45 डिग्री उत्तर व दक्षिणी क्षेत्र के बीच में जो है वो मिलती है। इसके साथ साथ महाद्वीपों के पूर्वी समुद्री तट भागों में पाई जाती है। पूर्वी समुद्री तट बच्चों ये बहुत एक अच्छी चीज है समझने वाली। F का मतलब फुल ईयर रेनफॉल है, लेकिन फुल ईयर रेनफॉल के साथ साथ यहाँ पर समुद्री तट का प्रभाव है, और वो भी पूर्वी समुद्री तट, क्योंकि ये चीज हम जानते हैं ये पछुआ पवनों का क्षेत्र है। लेकिन जब शिफ्टिंग ऑफ बेल्ट होती हैं तब यहाँ पर सनमार्गी पवनें जो है वो वर्षा करती हैं। अगर शिफ्टिंग ऑफ बेल्ट ना हो तो 23.5 डिग्री को अगर आप रेखा मान लो, उससे नीचे सनमार्गी रहेंगी, उससे ऊपर पछुआ रहेंगी, उससे ऊपर पछुआ जब रहेंगी तो उनका पश्चिमी क्षेत्र पर वर्षा ज्यादा और पूर्वी क्षेत्र पर वर्षा कम करने का रिकॉर्ड है। लेकिन क्योंकि शिफ्टिंग ऑफ ITCZ होती है, जिसके चलते सनमार्गी पवनें 23.5 को पार करके उत्तरी डिग्री के उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर जाती हैं। ITCZ जब 23.5 डिग्री तक सनमार्गी पवनें हैं, जब वो 5 डिग्री उत्तर की सकती हैं, यानी वो 28 से 29 डिग्री तक जा सकती हैं। अब जो वर्षा पूर्वी तटों पर 23.5 से दक्षिणी भाग में हो रही थी, वही वर्षा अब 23.5 से उत्तरी भाग में हो रही है, यानी कि 25 डिग्री के आसपास। तो पूर्वी तट पर वर्षा कौन कर रही है? अब ये सनमार्गी पवनें कर रही हैं, पछुआ पवनें नहीं कर रही हैं। यही चीज आपको समझनी है। ये छोटे छोटे कंसेप्ट हो सकता है जब आप क्लास में हो तब आपने ना ध्यान दिया हो। ये है हमारी 0 डिग्री और ये है हमारी 23.5 डिग्री, राइट। और यहां पर सनमार्गी पवनों का प्रभाव क्षेत्र है, सनमार्गी पवनों का प्रभाव क्षेत्र है। अब जब सनमार्गी पवनों का प्रभाव क्षेत्र है और जो चीन तुल्य जलवायु है वो कहां पाई जाती है? लगभग 25 डिग्री से उत्तरी भाग में। तो अगर मैं ये मान के चलूं ये 23.5 डिग्री के आसपास ये जो हमारी सनमार्गी पवनें हैं, अगर ये सनमार्गी पवनें शिफ्ट ना हो तो इस भाग में कौन सी पवनों का प्रभाव रहेगा? पछुआ पवनों का प्रभाव रहेगा। और पछुआ पवनों की दिशा पश्चिम से पूर्व होंगी। जब पश्चिम से पूर्व होंगी तब ये इस क्षेत्र में यानी पश्चिमी क्षेत्र पर वर्षा ज्यादा करेंगी और पूर्वी क्षेत्र पर वर्षा कम करेंगी। लेकिन यहाँ तो वर्षा ज्यादा हो रही है। F का मतलब फुल ईयर रेनफॉल। फुल ईयर रेनफॉल पछुआ पवनें तो नहीं कर सकती। इस क्षेत्र में जो वर्षा करने का दायित्व है वो पूर्वा यानी सनमार्गी पवनों का है। क्यों? क्योंकि जब ये पवनें या पवनों की पेटी 5 डिग्री उत्तर की ओर खिसक जाती है तब ये सनमार्गी पवनें यहाँ से भी ऊपर यानी 28 से 29 डिग्री तक पूर्वी क्षेत्र पे चलना शुरू कर देती हैं। शिफ्टिंग हुई ना, 23.5 से खिसक कर 5 डिग्री यानी 28 डिग्री से लेकर 29 डिग्री तक किन पवनों का प्रभाव आ गया? सनमार्गी पवनों का। अब इसी वजह से पूर्वी तट पर जो वर्षा है वो
ज़्यादा हो गई और पश्चिमी क्षेत्र पे जो वर्षा है वो उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। आई मेरी बात समझ में? इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इतना इजी भी नहीं है। अगर आप कंसेप्चुअल चीज़ें समझते हैं, आपको पता है कि ये ऐसा ही हो रहा है, तभी ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। इसलिए कह रहा हूँ ये रिवीजन है, इसको रिवाइज करके चलो। यह जलवायु क्षेत्र पूर्वी चीन, देखो आ गया ना पूर्वी चीन, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। अब वो पूरी बेल्ट है जो एक अमूमन हम जानते हैं कि ये एक 25 डिग्री की बेल्ट है, ये पूरी पृथ्वी पर व्याप्त है। ऐसे उत्तर पूर्वी जो अर्जेंटीना है दक्षिणी गोलार्ध में, फिर है आपका दक्षिणी ब्राज़ील, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी चीन या पूर्वी तटीय भाग, ये सारे हमारे इसी भाग आते हैं। जलवायु की विशेषताएं, यह जलवायु भूमध्य सागर के इस प्रकार से भिन्न है। यहाँ पर गर्मियों में वर्षा होती है क्योंकि सारा साल वर्षा है, सारा साल वर्षा है, तो भूमध्य सागर से तो वैसे ही अलग होगी क्योंकि भूमध्य सागर में केवल वर्षा सर्दियों में होती है और यहाँ पर वर्षा सारा साल होती है। वहाँ पर वर्षा की जो मात्रा है वो 90 सेंटीमीटर के आसपास है, लेकिन यहाँ पर वर्षा 150 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि बिल्कुल पूर्व में है और बिल्कुल पूर्व में सन्मार्गी पवनें एंटर करते ही वर्षा करती हैं, ये चीज़ हम जानते हैं। गर्मी की ऋतु गर्म, जो शीत ऋतु है हल्की सी ठंडी होती है। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 27 डिग्री और सर्दियों में 12 डिग्री, यानी औसत तापांतर भी जो है वो ठीक ठाक यहाँ पर नोट किए जाते हैं। आ गया सीन समझ में? ये धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको, क्योंकि अब ये रिवीजन वाला टॉपिक है ना, तो आपको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो वार्षिक तापांतर 15 डिग्री के आसपास जो है वो दर्ज किया जाता है, ये हम अब डिस्कस कर चुके हैं। 17 डिग्री औसत होता है बच्चों। अगर ये फैक्ट नहीं है, अगर आप 15 की जगह 16 लिख दोगे या 16 की जगह 17 डिग्री सेल्सियस का अंतर लिख दोगे तो वो ये नहीं कहेंगे कि आपने गलत कर दिया। ये बहुत जर्नलाइज होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर तटीय क्षेत्र की विशेषताएं भी हैं, वर्षा भी है, महाद्वीपीय विशेषताएं भी हैं, यानी दो विभिन्न गुणों वाली वायु राशियाँ भी आपस में कहीं ना कहीं मिलती हैं, जिसके चलते पाला पड़ता है, मौसम जो है वो थोड़े ठंडे पाए जाते हैं। देखो पूर्वी क्षेत्र है, ये है आपका चीन तुल्य जलवायु क्षेत्र, यह है आपका अमेरिका का क्षेत्र, यह है आपका ब्राज़ील और अर्जेंटीना का क्षेत्र, ये पूर्वी क्षेत्र पर है। देखो ये पूर्वी क्षेत्र वो 23.5 डिग्री के आसपास के क्षेत्र हैं, यानी कि अगर यहाँ पर ITCZ का प्रभाव रहता है तो सन्मार्गी पवनें ही वर्षा करेंगी, पछुआ पवनों का प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, तो किसी किसी दिन तो गर्मियों में औसत तापमान जो है वो 38 से भी पार हो जाता है, उमस हो जाती है क्योंकि वर्षा सारा साल है। अगर वर्षा जो है, वर्षा के जस्ट बाद अगर तेज धूप निकल जाए, तापमान ऊंचे हो, तो उमस वाला मौसम जो है वो बनता है, ये हम अच्छे से जानते हैं। सल्टरी जो मौसम है वो यहाँ पर पाया जाता है। जलवायु के क्षेत्र में जो भीषण अमूमन देखते हैं आंतरिक भाग में पतझड़ व तड़ित झंझा, क्योंकि यही तूफानों का जो एक क्षेत्र है जहाँ पर हम उष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का प्रभाव देखते हैं, वो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र ही होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ही होते हैं। और यहाँ पर ही हरिकेन और टाइफून या विली विलीज या फिर जो दूसरे नाम हैं उनके, वो सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। हरिकेन जो है वो हमारा USA का, टाइफून दक्षिणी चीन सागर जापान के आसपास, विली विलीज जो हैं वो आपके ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और भारत के अंदर इन्हें चक्रवातों के नाम से जाना जाता है। और इन वनस्पति क्षेत्र में चौड़ी पत्ती यानी कोणधारी वृक्ष, क्योंकि वर्षा हमेशा चलती रहती है और कोणधारी वृक्ष का प्रभाव ये होता है कि वो वर्षा को बड़े आराम से झेल लेते हैं, वर्षा के प्रभाव से टूटते नहीं हैं, पत्ते गिराते नहीं हैं, क्योंकि ये शंकु का रूप लेकर आराम से खड़े रहते हैं, वर्षा इनके पत्तों के ऊपर ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकती। तो ये चीज़ है जो अभी हमने डिस्कस किया। CFA यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय वो क्षेत्र जो कि थोड़ा सा ज़्यादा तापमान को धारण किए हुए हैं और सारा साल वर्षा प्राप्त करते हैं, CFA यानी कि हमारे इस जलवायु प्रदेश के अंदर शामिल होते हैं। फिर आता है हमारा CFB, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि एक तो C का मतलब शीतोष्ण कटिबंध है, F का मतलब फुल ईयर रेनफॉल है और B का मतलब तापमान A क्षेत्र के मुकाबले थोड़े से कम होते हैं। समुद्री पश्चिमी तटीय क्षेत्र, अब ये चीज़ मैंने आप लोगों को लास्ट ही बताई है अभी कि A का मतलब तापमान ऊंचे, इसका मतलब महाद्वीपों का ऑलमोस्ट आंतरिक भाग होगा या फिर तटवर्ती क्षेत्र रहेगा ज़्यादा। लेकिन B का मतलब जहां पर तापमान सम है, यानी जहां पर पीसफुल एनवायरनमेंट है, जलवायु सम प्रकार की है, वो कहां पाई जाती है? हमेशा तटवर्ती क्षेत्रों में। तब तटवर्ती क्षेत्रों की विशेषताएं अगर हम शीतोष्ण कटिबंध में देखते हैं तो वो सारे गुण आपको इसी जलवायु में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ये क्षेत्र कौन सा है? 45 से 60, लेकिन वो क्षेत्र कौन सा था? 25 से लेकर 45 तक, यानी उष्ण कटिबंध के साथ था, इसलिए तापमान ऊंचे थे। ये 45 डिग्री के आसपास है, इसलिए B का मतलब तापमान थोड़े से माइल्ड हैं, शांत हैं, मृदुल हैं।
ठीक है। दक्षिणी अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी तट, अब ये पश्चिमी क्षेत्र हो गया, देखो वो था पूर्वी तट, ये है पश्चिमी तट। सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी इसमें, बिल्कुल आप सिर्फ एक बार देखते रहना इसे। वो पूर्वी तट पर था तो सन्मार्गी पवनों के प्रभाव में था। ये पश्चिमी तट पर है तो ये कहीं ना कहीं जो है आपके ऐसे क्षेत्रों में है कि जहां पर पछुआ पवनों का प्रभाव है। पछुआ पवनों के प्रभाव के साथ यहां पर वर्षा पश्चिमी तटों पर होगी, फुल ईयर होगी। वो पूर्वी तट पर था, सन्मार्गी पवनों के प्रभाव में था, इसलिए फुल ईयर रेनफॉल थी, तापमान थोड़े से ऊंचे थे। लेकिन ये पश्चिमी क्षेत्र है, शीतोष्ण कटिबंध का बिल्कुल पश्चिमी भाग, तापमान ऑलमोस्ट जो है वो कम है और सारा साल वर्षा है। क्षेत्र जो है वो है हमारे यूरोप के और दक्षिण अमेरिका के, ब्रिटिश कोलंबिया, दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी चिली, न्यूजीलैंड, द्वीप समूह तस्मानिया, ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कि शीतोष्ण कटिबंध में द्वीपीय विशेषताओं को धारण किए हुए हैं। द्वीपीय विशेषताएं यानी यहाँ पर तटवर्ती प्रभाव थोड़ा ज्यादा है। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि तटवर्ती क्षेत्र है तो जलवायु भी यहाँ पर थोड़ी सम प्रकार की है। जलवायु की विशेषताओं के बारे में भी एक बार देख लेते हैं। सारा साल वर्षा, जलवायु जो है सारा साल परिवर्तनशील है। जलवायु समुद्री के पछुआ पवनों, उनके साथ चलने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के प्रभाव में है। ये भी चीज़ हमें भी बता चुका हूँ मैं आपको, सारी चीज़ें रिपीट हैं, रिवाइज करने वाला टॉपिक है। यहाँ गर्मियों के मौसम जो है वो 20 डिग्री और जो सर्दियों का मौसम है 10 डिग्री, यानी औसत तापांतर कितना हुआ 10 डिग्री। लेकिन जो हमारा इससे पहले वाला भाग था CFA, वहाँ पर कितना तापांतर था 17 डिग्री के आसपास का तापांतर। क्यों? क्योंकि वो आंतरिक भाग था, या फिर एक तरह से तट के बिल्कुल साथ लगा हुआ क्षेत्र भी नहीं था। लेकिन ये वो क्षेत्र हैं जो कि तटीय विशेषताओं को धारण किए हुए हैं। जब तट का प्रभाव आता है तो जल की विशिष्ट ऊष्मा बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ने देती है। तो इस जल के अंदर औसत तापांतर 10 डिग्री, वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर, वर्षा के मामले में CFA से कम नहीं है भाई, ये वहाँ पर 150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा थी, ये 140 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा है। लेकिन एक अंतर है इसके अंदर, अंतर है वो वर्षा चक्रवातों से ज़्यादा प्रभावित नहीं थी, परंतु ये क्षेत्र हमारा सबसे ज़्यादा चक्रवातों से प्रभावित है। यहाँ पर उपोष्ण कटिबंध से आने वाली वायु राशि और ध्रुवीय क्षेत्र से आने वाली ठंडी वायु राशियों के मिलने से सबसे ज़्यादा जो खतरनाक चक्रवात हैं वो यहाँ पर पैदा होते हैं। अब सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में यहाँ वर्षा थोड़ी सी अधिक होती है। वर्षा सारा साल चलती है, 250 सेंटीमीटर के आसपास से भी ज़्यादा कई बार नोट की जाती है। वनस्पति वही एक तरह से मुलायम लकड़ी वाले, और मुलायम लकड़ी वाले वृक्षों के साथ साथ कोणधारी वृक्ष जैसे कि ओक है, एल्प है, एश है, बीच है, चेस्टनट, मैपल एंड डगलस इत्यादि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में उगते हैं। ये चीज़ हमने देख ली है। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा जिसको आप लोग लंबरजैक के नाम से जानते हैं। लंबरजैक सर्दियों के मौसम में कनाडा के क्षेत्रों में वर्षा एक लकड़ियों की कटाई करने वाला समूह है, और लकड़ियों को काटने वाले को लंबरजैक बोला जाता है। वो यहाँ पर भी वृक्षों की कटाई सबसे ज़्यादा करते हैं। ठीक है। दूसरा है, अगला भाग जो है वो है शीत, यानी कि डी, यानी कि शीत हिमवन जलवायु। ये वनों के साथ जुड़ी हुई जलवायु है। डी का मतलब है शीत, यानी कि ये शीतोष्ण कटिबंध के अंदर वो पर्टिकुलर क्षेत्र हैं जहाँ पर थोड़े से हिमपात ज़्यादा हुए हैं, यहाँ पर जहाँ पर बर्फबारी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये भी शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध यानी कि ध्रुवीय और शीतोष्ण कटिबंध के कहीं ना कहीं मध्यवर्ती सीमांत क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। इनका जो क्षेत्र वन क्षेत्र है वो 40 डिग्री उत्तर व 70 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्र में जो है वो पाया जाता है। बच्चों ये खासियत पे ध्यान रखना है, यहाँ इसके साथ उत्तरी गोलार्ध लगा हुआ है, क्योंकि ये विशेषताएं केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर इस भाग में जल भाग ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर ये विशेषताएं थोड़ी कम है। और वो देश जहाँ पर ये विशेषताएं पाई जाती हैं वो यूरोप, एशिया का चीन, उसके जो उत्तरी भाग है साइबेरिया, रशिया का पार्ट, और उत्तरी अमेरिका के बहुत सारे जो भाग हैं वो इसी के अंदर व्याप्त हैं। इन्हें दो हिस्सों में वर्गीकृत किया जाता है, DF और DW। F का मतलब फुल ईयर रेनफॉल, W का मतलब विंटर जो है वो कैसा है, ड्राई है। ये दो प्रकार की जलवायु है। सबसे पहली है DF, यानी कि शीत वन क्षेत्रों में वो भाग जहां पर सारा साल जो है आर्द्रता पाई जाती है। ये 40 से 70 डिग्री के बीच में पाए जाते हैं और उत्तरी अक्षांशों में, ये दक्षिणी अक्षांशों में नहीं। दक्षिणी गोलार्ध में इन अक्षांशों में स्थलखंड ना होने के कारण ये जलवायु क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाई जाती। ये जलवायु प्रदेश उत्तरी अमेरिका में, अलास्का में, न्यू फाउंडलैंड, नॉर्वे यानी कि कमचट का प्रायद्वीप और साइबेरिया के आसपास के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, यानी सबसे ज़्यादा विस्तार इस जलवायु प्रदेश का
यहीं पर है। इस जलवायु की विशेषताएं क्या हैं? जलवायु में जाड़े जो हैं वो ठंडे होते हैं, यानी कि अमूमन हिमपात होता है तो तापमान काफ़ी नीचे होते हैं। सर्दी की ऋतु थोड़ी लंबी होती है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु की अवधि काफ़ी छोटी है, 3 महीने से भी कम यहाँ पर गर्मियाँ जो हैं वो आती हैं। वार्षिक तापांतर अधिक होता है। जब गर्मियों की ऋतु आती है तो तापमान थोड़े से ऊंचे हो जाते हैं, लेकिन जब सर्दियाँ बनी रहती हैं तो तापमान काफ़ी नीचे होते हैं। तो तापमान अंतर यानी तापांतर ज़्यादा होने का कारण बच्चों यहाँ पर सर्दी पड़ना है, गर्मी पड़ना नहीं है। जब भी गर्मी होती है, सबसे गर्म महीने का अगर औसत तापमान 15 या 20 डिग्री या 25 डिग्री भी हो गया, 25 डिग्री बहुत अच्छा टेम्परेचर होता है। हमारे भारत के अंदर अमूमन जो है वो सर्दियों की शुरुआत के समय ऐसा तापमान देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर गर्मियों का औसत तापमान इतना पाया जाए। अगर गर्मियों का औसत तापमान मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है तो जाड़े ज़्यादा ठंडे हैं। यहाँ पर जाड़ों में तापमान 0 डिग्री के आसपास भी आ जाता है, तो तापांतर कितना हो गया? 25 डिग्री का। तो वार्षिक तापांतर ज़्यादा होने का कारण सर्दियों का ज़्यादा पड़ना है, गर्मियों का नहीं। ध्यान रखना, चीज़ें समझने वाली हैं, आप लोग समझते हैं इन सारी चीज़ों को, मैं जानता हूँ। तो मौसमी परिवर्तन जो है आकस्मिक होते हैं, ठीक है, और अल्पकालिक होते हैं, क्योंकि जब गर्मी की ऋतु इतनी छोटी है, सर्दी की ऋतु इतनी लंबी है, वर्षा होती है तो हिमपात के रूप में, ठीक है। इस जलवायु में टुंड्रा नामक ठंडी जलवायु पाई जाती है। देखा कि हमने पहले बताया था कि टुंड्रा एक खास किस्म की जलवायु क्षेत्र है जो ऊंचाई उच्च अक्षांश के अंदर जो है वो पाई जाती है। और यहाँ से ध्रुवों की ओर और ज़्यादा, क्योंकि अभी हम ध्रुवों पे नहीं पहुँचे हैं, अभी ध्रुवों तक पहुँचने में अब भी हमें 20 डिग्री उत्तर की ओर खिसकना बाकी है। वनस्पति कोणधारी वृक्ष, ये सबसे बड़ी विशेषता है। कोणधारी वृक्षों का यहाँ पर होना यही कारण है क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी ज़्यादा होती है। जो कोण होते हैं उसके ऊपर बर्फ और वर्षा का प्रभाव थोड़ा कम होता है। अगला भाग है DW। डी का मतलब है वही शीत प्रदेश और W का मतलब है विंटर ड्राई, यानी वह सर्दियों में वर्षा नहीं होगी। सर्दियों में वर्षा तो नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर बर्फबारी ज़रूर होगी। तो ये क्षेत्र जाड़ों में जलवायु जो है वो उत्तर पूर्वी एशिया में पाई जाती है। उत्तर पूर्वी एशिया के अंदर आपका कौन सा भाग आ जाता है? अलास्का आ जाता है, थोड़ा साइबेरिया का उत्तरी भाग आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अच्छा, जलवायु की विशेषताएं, प्रतिचक्रवात। प्रतिचक्रवात वो विशेषता है जिसका एक आंतरिक भाग यानी जिसके केंद्र में क्या हो? हाई प्रेशर, और बाहर की तरफ प्रेशर जो है वो कम होता चला जाए। चक्रवात में विपरीत स्थिति होती है। चक्रवात में केंद्र में लो प्रेशर होता है और बाहर की तरफ हाई। लेकिन प्रतिचक्रवात दो तरह से समझ लो। जब चक्रवात खत्म हो जाता है उसे प्रतिचक्रवात कहते हैं, नंबर 1, क्योंकि चक्रवात खत्म ही तब होता है जब केंद्र में उच्च वायु दाब आ जाता है, ठीक है। या प्रतिचक्रवात उसे कहते हैं जब केंद्र में उच्च वायु दाब और बाहर की तरफ दबाव में कमी देखी जाए, ठीक है। ये आप चीज़ों को मैंने चक्रवात के टाइम पे थोड़ा सा बताया हुआ है। तो ध्रुवों की ओर गर्मियों में तापमान कम, सर्दियों में अत्यंत न्यून होते हैं। कुछ स्थानों पर तो सारा साल 7 महीने का तापमान हिमांक से भी नीचे। मैंने बताया ना, यहाँ पर तापांतर ज़्यादा होने का कारण है सर्दी ज़्यादा पड़ना, गर्मी नहीं। वार्षिक वर्षा जो है वो 15 सेंटीमीटर से भी कम होती है, वो भी थोड़ी बहुत गर्मियों के मौसम में, नहीं तो सारा साल लगभग बर्फबारी वाला मौसम जो है वो बना रहता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे अगले सब पार्ट की तरफ। जो हमारा लास्ट है वो है टी, यानी कि टुंड्रा प्रदेश, ध्रुवीय जलवायु। ध्रुवीय जलवायु नो डाउट आप लोगों को पता है कि 70 डिग्री से लेकर 90 डिग्री उत्तर और दक्षिण की तरफ पाई जाती है, परंतु क्योंकि स्थल भाग उत्तरी गोलार्ध में है तो ये जलवायु भी आपको उत्तरी गोलार्ध में ही देखने को मिलेगी। इसका प्रभाव दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस से भी जो तापमान है, गर्मी में सबसे जो गर्म महीना होगा ना वो भी 10 डिग्री सेल्सियस का होगा, और जो हमारा सर्दी का तापमान होगा वो माइनस में होगा, करीबन 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो तापांतर और ज़्यादा हो गए, लेकिन फिर भी वही चीज़, तापांतर के ज़्यादा होने का कारण ज़्यादा सर्दी पड़ना है। ईटी, टी का मतलब है टुंड्रा, जो कि हमने डिस्कस किया है। टुंड्रा एक खास किस्म की जलवायु है जो कि हमारे ध्रुवीय क्षेत्र पर महाद्वीपों के ऊपर पाई जाती है, और टुंड्रा जो है वो वनस्पति के आधार पर इस जलवायु का नाम किया गया है। यह जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में है, 70 डिग्री से सुदूर उत्तरी तटों तक ये पाई जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में टुंड्रा जलवायु नहीं पाई जाती क्योंकि यहाँ पर इतने ऊंचे अक्षांश पर कोई स्थलखंड ही नहीं है, ठीक है। क्षेत्र आर्कटिक सागर, आर्कटिक सागर की जो ऊपर तटीय पट्टी बनती है वो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, ग्रीनलैंड का उत्तरी भाग, उत्तरी कनाडा का उत्तरी भाग, ये सारे इसी के अंदर जो हैं वो शामिल हैं, ठीक है। इसके बाद है टुंड्रा प्रदेश की जलवायु की विशेषताएं। देखो टुंड्रा प्रदेश की जलवायु की जो बेल्ट है आपको नज़र आ रही होगी, ये है आपका सारा टुंड्रा प्रदेश जो कि हमारे 70 डिग्री से उत्तरी भाग में शामिल है।
तो जलवायु की विशेषताएं जो हैं, तापमान बहुत कम है, अत्यंत न्यून तापमान, 8 महीने तापमान हिमांक से नीचे, गर्मियाँ सबसे ज़्यादा गर्म 10 डिग्री सेल्सियस तक होती हैं, गर्मियों में केवल 2 से 3 महीने की होती हैं, सूर्य का प्रकाश 24 घंटे रहता है। सूर्य का प्रकाश 24 घंटे रहता है का मतलब गर्मियों के मौसम के बारे में बात हो रही है बच्चों। और गर्मियों का मौसम जब यहाँ से चला जाता है, यानी जब सूर्य दक्षिणायन होता है, तब उत्तरी गोलार्ध में ठंड होती है, और जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमक रहा होता है तो दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है और उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात। ठीक है, लेकिन कभी कभार यहाँ पर हमारे आयन मंडल के अंदर एक खास किस्म की जो प्रकाश है, जिसे आप ध्रुवीय प्रकाश कहते हैं, वो यहाँ पर दर्ज किया जाता है, जिसे अर्ध या मध्य रात्रि के समय होने वाला सूर्योदय भी कहते हैं। और सूर्योदय का, मध्य रात्रि में सूर्योदय होने वाले देश का नाम है नॉर्वे। ठीक है, जनवरी में औसत तापमान जो है वो 40 डिग्री, वो भी माइनस में। मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि 50 डिग्री के आसपास नॉर्मल है। ध्रुवीय ज्योति, ध्रुवीय प्रकाश सबसे ज़्यादा सर्दियों में देखा जाता है, लेकिन आयन मंडल के अंदर होने वाले आयनों के आपस में टकराव से पैदा होने वाला प्रकाश है। ठीक है, तो अत्यंत वर्षा कम है, 25 सेंटीमीटर वार्षिक से भी कम वर्षा है। वाष्पीकरण बिल्कुल कम होता है क्योंकि तापमान काफ़ी कम है। तापमान कम है, वाष्पीकरण कम है, आर्द्रता कम है, वर्षा जो है वो बूंदों के रूप में ना होकर जितनी भी होती है वो हिमपात के रूप में होती है। अधिकतर वर्षा जो होती है वो चक्रवातीय होती है, जो पछुआ पवनों द्वारा लाई जाती है। अब पछुआ पवनों का प्रभाव थोड़ी आएगा, देखो 70 डिग्री के आसपास, लेकिन फिर भी आ जाता है। उसका रीज़न है शिफ्टिंग ऑफ ITCZ। जब ये शिफ्ट होता है तो कहीं ना कहीं पछुआ पवनों का प्रभाव यहाँ पर वर्षा कर देता है। यहाँ पर तुषार प्रदेश है। तुषार का मतलब होता है परमाफ्रोस्ट, यानी जो ये फ्रोजन रहते हैं, जमे हुई अवस्था में रहते हैं। यहाँ पर जो वनस्पति उगती है वो घास, काई, फफूंदी। यहाँ पर कोई खास वनस्पति नहीं उगती है, अगर थोड़ी बहुत होती भी है तो इन्हीं रूपों में होती है। उसके बाद है EF। EF का मतलब है हिम टॉप, बेसिकली जो आइस कैप एरिया है वो है हमारे। और यहाँ पे F का मतलब स्मॉल नहीं है बच्चों, फिर मिसप्रिंट है ये कैपिटल F है, क्योंकि स्मॉल f का तो मतलब ही होता है फुल ईयर रेनफॉल। लेकिन यहाँ पर फुल ईयर अगर रेनफॉल होने लग गई तो एक अलग ही जलवायु प्रदेश का विकास हो जाएगा। ये वे क्षेत्र हैं जो सदा बर्फ से ढके हुए हैं। महीनों का औसत तापमान हिमांक से ऊपर जाता ही नहीं है। स्थायी हिमाच्छादित परमाफ्रोस्ट जो क्षेत्र हैं वो यही हैं। ठीक है, यदि कोई वनस्पति यहाँ पर उगती नहीं है, अगर उगती भी है तो बहुत ही कम मात्रा में, 2 से 3 महीने का जो वर्धन काल रहता है, लेकिन ज़्यादा वनस्पति यहाँ पर अमूमन वही काई, लीचन, फफूंदी या छोटी मोटी घास होती है। ये आइसलैंड, ग्रीनलैंड और आर्कटिक सागर के ध्रुवीय क्षेत्र के बिल्कुल उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र 90 डिग्री के आसपास के क्षेत्र पर ये पाया जाता है। ठीक है, शुष्क तुषार हिम एकत्रित रहती है। इसकी अन्य विशेषताएं जो हैं वो है हमारी, जिसका और दबाव यहाँ पर काफ़ी अन्य प्रकार से पाया जाता है। दबाव हिमपातों को विकृत कर देता है। हिम परतों के टुकड़े आर्कटिक व अंटार्कटिका के जल पर खिसक कर, जिसे आइसबर्ग कहते हैं। आइसबर्ग जो हैं वो बहुत मोटाई वाले, बहुत गहरे हिम के टुकड़े होते हैं, जो इन्हीं महाद्वीपों से कटकर अलग होते हैं। आइस का एक छोटा सा कंसेप्ट है बच्चों, आप लोगों को अच्छे से पता भी होगा कि बर्फ़ जब पानी पर होती है तो उसका 9 हिस्से, यानी अगर मान लीजिए वो 10 किलोमीटर की है तो 9 किलोमीटर पानी के नीचे रहेगी और 1 किलोमीटर पानी के ऊपर रहेगी। बर्फ़ अपने आप को इसी प्रकार से संतुलन बनाकर आगे की तरफ खिसकाती है और ऐसे ही पानी पर फ्लोट होती है। ठीक है, यह आप सभी अच्छे से जानते हैं। तो इसके बाद एक प्रकार जो जलवायु बसती है वो है H का मतलब है हाई लैंड क्लाइमेट। हाई लैंड क्लाइमेट का मतलब है बेसिकली ऊंचाई वाले क्षेत्र। ये ऊंचाई जो शब्द है वो मतलब सीधा ही जो डिनोट करती है वो पर्वतीय क्षेत्रों को करती है। और पर्वतों के ऊपर हमेशा तापमान में गिरावट, हिमपात, बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र, ये एक नॉर्मल फिनोमिना है जो हम जानते हैं। पर्वतों का नाम लेते ही हमारे दिमाग में ये चीज़ें सबसे पहले आती हैं। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र ऊंचाई, ढाल की दिशा, तापमान, वृष्टि को नियंत्रित करते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जिस प्रकार जलवायु में परिवर्तन होता है उसका अनुमान विभिन्न प्रकार की ऊंचाइयों पर पाई जाने वाली वनस्पति से लगाया जा सकता है। यानी ऊंचाई वाले क्षेत्र, यानी हिमालय पर्वत के टॉप पर जाकर अगर आप वनस्पति की छानबीन करोगे तो वहाँ पर मैदानी गुणों को धारण करने वाली जलवायु नहीं, वनस्पति नहीं मिलेगी। वहाँ पर वो वनस्पति मिलेगी जो कम तापमान को धारण कर सकती है, जिसमें कोणधारी वृक्ष हो सकते हैं, शंकुधारी वृक्ष हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी विशेषताओं से भरी होती हैं। ऊंचे पर्वतों पे थोड़ी दूर मध्य तापमान में भारी परिवर्तन पाए जाते हैं। उच्च भूमियों में वर्षण के प्रकार भी अलग अलग होते हैं, स्थानिक अंतर पाए जाते हैं। पर्वतीय वातावरण में ऊंचाई के साथ साथ जलवायु प्रदेशों में
ऊर्ध्वाधर कटिबंध भी जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, जलवायु में तिब्बत का पठार, हिमालय, रॉकीज, एंडीज, एल्प्स। तिब्बत आपका एशिया, हिमालय जो कि फोल्डेड माउंटेन है, सबसे नवीनतम मोड़दार पर्वत हैं एशिया महाद्वीप में। इसका विस्तार भारत और नेपाल के साथ साथ अन्य जो है वो प्रभाव देखा जाता है अन्य देशों में भी। और रॉकीज़ जो हैं वो आपके उत्तरी अमेरिका का फोल्डेड माउंटेन है। एंडीज़ दक्षिणी अमेरिका का फोल्डेड यानी कि वलित पर्वत है। आल्प्स जो है वो यूरोप का आपका फोल्डेड माउंटेन है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के अंदर दक्षिणी एल्प्स पाए जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पाए जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना याद रखा करो। हर महाद्वीप के अंदर एक एक पर्वत माला ऐसी है, एक एक ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र ऐसे हैं जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अच्छा, अधिक सूर्यताप, कम तापमान, कम दाब, अधिक दैनिक तापांतर, अपेक्षाकृत अधिक वृष्टि जलवायु की विशेषताएं पाई जाती हैं। कोपेन का वर्गीकरण के कुछ एक गुण और दोष भी हैं बच्चों। ये गुण और दोष जो हैं वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए एज पर फेमिलियर नहीं है, क्योंकि हम जब इन्हें चीज़ों को समझते हैं तब हमें उसके मेरिट और डीमेरिट्स के बारे में स्वतः ही जानकारी हो जाती है। लेकिन इसमें जो गुण थे वो एक बार देख लेते हैं, फिर उनके बाद थोड़ा दोष के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। गुण, सबसे बड़ी बात यह है बच्चों, इन्होंने थॉर्नवेट महोदय की तरह बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अपनी जलवायु वर्गीकरण को नहीं दिखाया है। जिस प्रकार थॉर्नवेट ने बहुत सारे तत्वों को, बहुत सारे कारकों को अपनी जलवायु के वर्गीकरण में शामिल किया था, लेकिन कोपेन महोदय ने केवल 2 और तीसरा प्रभाव, 2 जो कारक जिन्होंने जलवायु को प्रभावित और नियंत्रित किया वो थे तापमान और वर्षा, और इन दोनों का प्रभाव जहां पर हुआ वो थी वनस्पति। तापमान, वर्षा, प्रभावशीलता वनस्पति के साथ अंतर क्रिया करते। मैंने बताया ना, 2 तो थे कारक और तीसरा था प्रभाव। ये सबसे अच्छी बात थी इन्होंने, और हम देखते भी हैं, जानते भी हैं, मानते भी हैं, महसूस भी करते हैं कि जलवायु का सीधा संबंध अगर आपको कहीं पर पता करना है तो वो केवल वनस्पति है। वनस्पति को देखकर आप वहाँ की जलवायु पता के बारे में बता सकते हैं। ये चीज़ आप अच्छे से समझते हैं। किसी भी उपक्षेत्र में जलवायु का केवल तापमान और वर्षण के आधार पर ही किया गया है। इसके अलावा कोई इन्होंने बहुत ज़्यादा परिवर्तन अपनी जलवायु के वर्गीकरण में नहीं किए, इसलिए इनकी विशेषताएं थोड़ी ही हैं, लेकिन इनके दोष जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा मान लिए गए। इन्होंने बिल्कुल ईजीएस्ट अल्फ़ाबेट का यूज़ किया। हमने भी देखा कि हम कितने सारे जलवायु कटिबंधों को पढ़ के चले गए, लेकिन कोई भी नाम ऐसा नहीं रहा जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन लेने में कठिनाई हो। कोपेन की जो योजना थी वो स्तर पर सीखा, समायोजित व आत्मसात किया जाता है। दोष जो थे इसके, वो दोष थे, कोपेन ने अपने वर्गीकरण में केवल औसत मासिक मूल्यों का ही प्रयोग किया, जबकि वो भूल गया कि औसत मासिक के अलावा वर्षण जो है वो अधिक प्रभावशाली होता है। वर्षण यहाँ पे हमेशा इन्होंने रेनफॉल के साथ कंसिडरेशन किया। वर्षण और वर्षा में अंतर होता है, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। वर्षण केवल जल की बूंदों के रूप में धरातल तक पहुंचने वाली बरसात को नहीं, बल्कि हिम के रूप में नीचे पहुंचने वाले हिमपात को भी शामिल करता है। वर्षण, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण में पवनों, खास तौर पे, जैसे कि मैंने आप लोगों को तो बताया कि भाई सनमार्गी पवनों का क्षेत्र है, पछुआ पवनों का क्षेत्र है, सनमार्गी पवनों का ये विशेषताएं हैं, पछुआ पवनों की ये विशेषताएं, लेकिन ये कोपेन महोदय नहीं बताते हैं। मेघाच्छन्न, मैंने तो आप लोगों को बताया कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जायरे, अमेज़न और कांगो बेसिन के अंदर जो है हिमपात, बादलों की स्थिति कम सूर्य तपकों पर प्राप्त करती है। वहाँ पर जो तापमान है वो पृथ्वी से जाने वाले जो हमारे विकिरण है उसको भी रोक लेते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं बताया। वायु राशियों के बारे में मैंने तो आप लोगों को बताया कि उपध्रुवीय क्षेत्र या ध्रुवीय क्षेत्र से आने वाली या उपोष्ण क्षेत्र से आने वाली वायु राशियों के टकराने से चक्रवात बनते हैं, इन्होंने नहीं बताया। वर्षा की सघनता इन्होंने कहीं ना कहीं बताई है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं। महासागरीय धाराओं के बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं माना। तो ये दूसरे कारक थे जो कि जलवायु को प्रभावित करते हैं, लेकिन कोपेन महोदय ने इन्हें नज़रअंदाज किया। इसके अलावा कोपेन ने वर्षा की प्रभावशीलता को अधिक माना, जबकि ये बिल्कुल अलग है। थॉर्नवेट ने माना कि कोपेन कहीं ना कहीं यहाँ पर वर्षा को ज़्यादा महत्व दे गए। कोपेन के वर्गीकरण द्वारा समान जलवायु क्षेत्र पर विभिन्न प्रकार की वनस्पति किस्मों का अस्तित्व, विभिन्न प्रकार की, बिल्कुल सही बात है। मैंने आप लोगों को ये तो बताया कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर विविधताएं ज़्यादा हैं। इस विविधताओं के कारण यहाँ पर जो कठिनाइयाँ आती हैं वो इन्होंने नहीं डिस्कस किया। वनस्पति, मैंने आपको बताया विविधताएं हैं। एक प्रकार की वनस्पति, एक प्रकार के पेड़ पौधे, एक प्रकार के जो एक तरह से फूल पत्तियाँ हैं वो वहाँ पर नहीं उगती हैं, बल्कि अलग अलग प्रकार की हैं। तो ये इन्होंने डिस्कस नहीं किया। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण को कृषिगत विशेषताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। कोपेन का जो वर्गीकरण है पुगेर साउंड क्षेत्र, वनों का भूमध्य रेखीय क्षेत्र के साथ सम्मिलित कर दिया, जबकि वो बिल्कुल अलग क्षेत्र है, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। सो बच्चों,
ये था आप लोगों का बेसिकली क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन बाय कोपेन। आई होप कि जो हमने डिस्कस किया है उसमें आपको दिक्कत नहीं आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कल आप लोगों की गूगल मीट के ऊपर एक क्लास रहेगी। उस क्लास के अंदर हम इसी टॉपिक से जुड़े हुए जो आप लोगों के डाउट्स होंगे, जो आप लोगों की क्वेरीज होंगी, वो लेंगे और उसको हम डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए आप सभी इस वीडियो को देखिए और इनसे फ़्लो चार्ट्स, इनके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो तैयार कीजिए और कल की क्लास के अंदर मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।